हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th होम साइंस की चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, संसाधन प्रबंधन। इससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्लास 11th ESP नाम से है। यहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो हमारे eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पर आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स, MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जो हमारा है वो है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन वे चीजें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल किसी काम या लक्ष्य को पूरा करने के लिए करते हैं। तो संसाधन क्या है भाई? जो भी हम काम कर रहे हैं उन काम को करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है वही क्या होती है? संसाधन होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, तो संसाधनों को कई तरह से बांटा जा सकता है, जैसे मानव और गैर मानव संसाधन। तो संसाधनों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला हम देखते हैं मानव और गैर मानव संसाधन। मानव जैसे लोग हो गए, उनकी मेहनत हो गई और उनका ज्ञान हो गया, तो ये क्या आता है? मानव संसाधन के अंदर आता है। दूसरा इसी में जो हमने देखा था गैर मानव संसाधन, जैसे कि चीजें हो गई, सामग्री हो गई, पैसा हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? गैर मानव संसाधन के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी जो भी सामग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? गैर मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत और साझा संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? जो किसी एक व्यक्ति के होते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है तो वो क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, वो उसकी है। साझा वो होती है जो किसी जो सभी मिलकर इस्तेमाल करते हैं। तो साझा संसाधन क्या हो गए? जो सब लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ये साइकिल है, इसको 2 बच्चे मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे? साझा संसाधन ही तो कहेंगे, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। फिर आता है आपका प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जैसे पानी हो गया, जंगल हो गया, मिट्टी हो गई, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके प्राकृतिक संसाधन के अंदर। वहीं जब हम सामुदायिक संसाधन की बात करते हैं, जो पूरे समाज या समुदाय के लिए होते हैं, ठीक है ना, यानी समुदाय के हर लोग, समाज के हर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, तो मानवीय और गैर मानवीय संसाधन समझते हैं क्या होता है। तो मानव संसाधन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? ज्ञान हो गया, उत्प्रेरण रुचि हो गई, कौशल क्षमताएं या रुझान हो गया, समय हो गया, ऊर्जा, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? मानव संसाधन के अंदर। ठीक है, जब हम गैर मानव संसाधन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है भाई? धन हो गया या भौतिक जो चीजें हो गई, वो सारी चीजें शामिल करी जाती हैं। ठीक है, इनको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मानवीय संसाधन क्या है। तो मानवीय संसाधन वे होते हैं जो किसी भी काम या लक्ष्य को पूरा करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। यानी अगर मानवीय संसाधन क्या है? अगर किसी को कोई भी आपको काम करना है, कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, तो मानवीय संसाधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये हमारी खुद की क्षमताएं होती हैं जिन्हें सीखकर, अभ्यास करके या प्रशिक्षित होकर बेहतर बनाया जाता है। तो मानव संसाधन कैसे बनता है? कि उसे क्या कर दिया जाए भाई? उसे सिखा दिया जाए और वो बार बार उस चीज का अभ्यास कर ले, अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, तो वो क्या बन जाता है? मानव संसाधन बन जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है? और ज्यादा अच्छे से चीजों को कर सकता है। ठीक है, तो मानव के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं मानव संसाधन बनने के लिए? सबसे पहले ज्ञान का होना जरूरी है मानव संसाधन बनने के लिए। तो ज्ञान एक ऐसा संसाधन है जो जीवन भर हमारे काम आता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसे जुड़ी जानकारी जरूरी होती है। तो भाई ज्ञान जरूरी है मानवीय संसाधन के अंदर। कोई भी काम करना है तो उस चीज को समझना पहले पड़ता है, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर को पहले यह जानना होगा कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कैसे काम करते हैं, तभी तो होगा वो अच्छा ड्राइवर। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है उसे। ऐसे एक अध्यापक को अपने विषय का अच्छा ज्ञान होगा, तभी वह सही से पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञान जरूरी है। तो मानव संसाधन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ज्ञान। दूसरा आता है आपका रुचि या उत्प्रेरणा, यानी इंटरेस्ट और मोटिवेशन होना जरूरी है मानव संसाधन में, तभी वो चीज विकसित हो सकती है। अगर किसी काम में आपकी रुचि है तो आप उसे पूरे मन से करेंगे। ठीक है, तो मानव संसाधन के अंदर ये भी चीज होती है भाई, अगर आपकी कोई रुचि है, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई चीज आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आप उसे अच्छे से करेंगे, नहीं तो उसे आप अच्छे से नहीं करेंगे। जहाँ रुचि नहीं होती वहां काम करने में मन नहीं लगता और हम टालते रहते हैं। ठीक है, जब रुचि नहीं होगी तो वो काम होगा ही नहीं। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं किसी को पेंटिंग में रुचि है तो वो नई चीजें सीखेगा और अच्छा पेंटर बन जाएगा। ठीक है, आपकी रुचि अगर पेंटिंग में है तो आप पेंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती आपको क्या कराया जाएगा भाई? जबरदस्ती आपको कहा जाए कि आप साइंटिस्ट बन जाए, ठीक है ना, आपका डॉक्टर बन जाए, तो आप वो चीज अच्छे से करेंगे नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बिना रुचि के किया काम प्रगति नहीं होती। तो बिना भाई रुचि नहीं है तो आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। कौशल क्षमता रुझान, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है।
मानव संसाधन के अंदर, यानी कौशल वह योग्यता है जो हमें खास बनाती है। हर व्यक्ति हर काम में अच्छा नहीं होता, हर किसी की अलग रुचि और ताकत होती है। तो हर कोई व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता भाई। कोई खेलने में अच्छा होगा, कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई डांस करने में अच्छा होगा, तो भाई सबकी रुचि एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए जिसकी जिसमें रुचि है, जिसमें रुझान है, वो चीज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो शिक्षक बनता है, और किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है तो वो क्या बनेगा भाई, शेफ बन सकता है। तो इसलिए रुचि, जो कौशल है, क्षमता है, रुझान जिस चीज में है उसी में उस व्यक्ति को काम करने देना चाहिए। फिर आता है समय भी इंपॉर्टेंट होता है मानव संसाधन में। समय एक ऐसा संसाधन है जो सबके पास तो बराबर होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसका कितना अच्छा उपयोग करता है। तो देखिए, समय सबके लिए बराबर है, लेकिन जो अच्छा समय का इस्तेमाल करता है वो ज्यादा सफल हो जाता है। ठीक है, जैसे एक कक्षा के सभी बच्चों के पास 40 मिनट होते हैं, लेकिन जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है वही ज्यादा सीख पाता है। ठीक है, तो ये भी चीज है भाई, क्लास में सबको समय बराबर मिलता है, लेकिन भाई जिसका इंटरेस्ट पढ़ाई में है वो चीजें अच्छे से सीख जाएगा उस 40 मिनट में, लेकिन जिसका इंटरेस्ट मोबाइल में और सारी चीजों में है तो वो क्या है, अच्छे से चीजें नहीं सीख सकता। ठीक है, तो समय जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है मानव संसाधन के रूप में, उसको खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है ऊर्जा। ऊर्जा हमारे शरीर और मन की ताकत होती है, यह हमें काम करने की क्षमता देती है। ऊर्जा सही खान पान, नींद और व्यायाम से मिलती है। तो भाई ऊर्जा का होना भी जरूरी है मानव संसाधन में, क्योंकि अगर ऊर्जा होगी तभी तो वो कोई काम अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अगर वो अच्छा खा रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, अच्छा व्यायाम कर रहा है, तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और वो हर काम करने के लिए एक्टिव रहेगा। उदाहरण के तौर पर सुबह उठकर ताजगी से काम करना आसान होता है, क्योंकि तब हमारी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है ना, आपने अच्छा खाना खाया है, अच्छा आपने नींद ली है, तो क्या होगा, आप फ्रेश रहेंगे और काम को जो है और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऊर्जा का होना भी जो है वो जरूरी है। गैर मानवीय संसाधन क्या होते हैं? तो देखिए, गैर मानवीय संसाधन वे होते हैं जो भौतिक वस्तुएं होती हैं और किसी काम को पूरा करने में मदद करती हैं। यानी गैर मानवीय संसाधन का मतलब वस्तुओं से होता है, यानी जो हमें दिखाई देती हैं और जो मानव कोई भी काम करना चाहता है तो उसके यूज से, यानी उसके इस्तेमाल से कोई काम करता है। ये इंसानों जैसे नहीं होते, लेकिन हमारे काम में बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ये इंसानों जैसे तो नहीं होते, लेकिन इसके बगैर भी हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे धन हो गया, पैसा एक जरूरी संसाधन है जिसकी जरूरत सभी को होती है। इससे हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं और अपने लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। सभी के पास बराबर धन नहीं होता, तो पैसा भाई इंपॉर्टेंट संसाधन है ना, उसके बगैर तो आजकल कुछ हो नहीं सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप कोई लक्ष्य भी बना सकते हैं और उसको हासिल भी कर सकते हैं। बिना पैसे के आप कोई कार्य भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा पैसे का इस्तेमाल जो है वो सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे किताबें हो गए, कपड़े या स्कूल की फीस देने के लिए धन की जरूरत होती है। तो भाई जो भी आप काम कर रहे हैं, हर एक काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, स्कूल में जाने से लेके घर का खर्चा चलाने तक सब पैसे से होता है, तो इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। फिर आता है भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन का मतलब वे चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे जगह हो गई, फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गई, स्टेशनरी हो गई। ये चीजें हमारे रोज के काम को पूरा करने में मदद करती है। ठीक है, तो भौतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमारे रोजमर्रा के काम में हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। उदाहरण, स्कूल का होमवर्क करने के लिए कॉपी और पेंसिल की जरूरत होती है। कपड़े पहनने पढ़ने के लिए मेज, कुर्सी, किताबें, ये सब क्या है, आपके भौतिक संसाधन है। ठीक है ना, किसी भी काम करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है आप, तो स्टूडेंट को क्या है भाई, इन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी ना, भौतिक संसाधनों की, तभी तो क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत संसाधन और साझे संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के खुद के होते हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति जो है खुद उसका इस्तेमाल करता है, खुद उसका क्या होता है, वो मालिक होता है। ये वे संसाधन हैं सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं और उनका मालिक भी होते हैं। ये संसाधन मानवीय भी हो सकते हैं और गैर मानवीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भाई व्यक्तिगत संसाधन होते हैं वो मानवीय भी हो सकते हैं और गैर मानवीय। मानवीय में क्या जाएगा भाई, कोई व्यक्ति ज्ञानी है, उसके पास कोई स्किल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, तो वो उसकी स्किल है, तो वो क्या है, वो उसका अपना संसाधन है, मानव संसाधन है उसका। वहीं गैर मानवीय में क्या होता है भाई, उसके पास बैग है, गाड़ी है या कुछ और भी वस्तुएं हैं, तो वो क्या हो गई, उसकी गैर मानवीय संसाधन हो गए। ठीक है ना, तो उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं, जैसे मेरा बैग, मेरे कपड़े, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरी साइकिल। तो ये क्या है, एक व्यक्ति की जो होते हैं व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। साझे संसाधन क्या होते हैं? साझे संसाधन वे होते हैं जो सभी लोग मिलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल क्या है, हर कोई करता है। इन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। ठीक है ना, इसमें क्या हो, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। इन्हें समाज या सरकार द्वारा बनाया जाता है, यानी समाज में बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया होता है या एक सरकार के द्वारा इसको बनाया जाता है।
ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन संसाधनों में जो है प्राकृतिक संसाधन भी आ जाते हैं। उदाहरण जैसे मंदिर हो गया, पार्क हो गया, सड़क, नदी, तालाब, सामुदायिक भवन, इनका उपयोग पूरा समुदाय करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे साझे संसाधन कहा जाता है। फिर आता है प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से बिना किसी मेहनत के मिलते हैं, यानी प्रकृति ने जो खुद ब खुद हमें दिए हुए हैं। ये संसाधन हमारे आसपास अपने आप मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ आसपास अपने आप मौजूद होते हैं, ठीक है ना, प्रकृति से मिले होते हैं। इनका उपयोग हम अपने रोज के जीवन में करते हैं और ये डेली यूजेस की चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पानी हो गया, हवा हो गई, सूरज की रोशनी हो गई या मिट्टी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, सारे प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें, ये सभी के लिए समान होते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए समान है, हवा होगी, पानी हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, तो ये सबको समान रूप से मिलती है। हम इन्हें सावधानी और गैर समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, हमें सावधानी से और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन संसाधनों को हमें क्या करना भाई, सावधानी से और समझदारी से इस्तेमाल करना है ताकि वे खत्म ना हो, ठीक है, ताकि वो खत्म ना हो। इनकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, या तो प्रदूषित हो रहे हैं या तो खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए हमें इनका जो है सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वे होते हैं जो किसी समुदाय के सभी लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। तो सामुदायिक संसाधन मतलब भाई जो भी समुदाय में वहां पे लोग रह रहे हैं वो संसाधन का इस्तेमाल हर कोई करेगा। इन्हें सरकार या समाज मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो इनको सरकार या समाज दोनों मिलकर बनाते हैं। ये संसाधन सभी लोग मिलकर उपयोग करते हैं क्योंकि भाई समाज के द्वारा बनाया गया है और दूसरा सरकार के द्वारा भी अगर बनाया गया है तो सबके लिए है, तो सबको इसका इस्तेमाल करेगा। जैसे सड़कें बनाई गई हैं, पार्क हो गया, शादी का घर हो गया, डाकघर हो गए, अस्पताल हो गया, लाइब्रेरी हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं, ठीक है ना। हर कोई व्यक्ति जो समाज में है इसका इस्तेमाल करता है। तो महत्वपूर्ण बातें, इन संसाधनों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी पूरे समुदाय की होती है भाई, क्योंकि पूरा समुदाय अगर इस्तेमाल कर रहा है तो इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी पूरे समुदाय की होती है, ठीक है। इसका फायदा सभी लोगों को मिलता है, तो इसका फायदा भी जो है वो सभी लोगों को मिलता है, तो इसलिए इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सभी लोगों की है, ठीक है। संसाधनों की विशेषताएं, तो संसाधनों की विशेषताएं क्या होती हैं। संसाधन चाहे कोई भी हो, मानव, गैर मानव, प्राकृतिक, व्यक्तिगत, उनकी कुछ आम गुण होते हैं। तो हर प्राकृतिक संसाधन के कुछ आम गुण होते हैं, समझते हैं कौन कौन से। तो 4 विशेषताएं हैं इनकी। सबसे पहले उपयोगिता, संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी है ये उसकी उपयोगिता कहलाती है, यानी कोई भी संसाधन है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है वो उसकी उपयोगिता कहलाती है। तो हर संसाधन की अपनी उपयोगिता होती है। हर व्यक्ति संसाधन का उपयोग अपने लक्ष्य और जरूरत के अनुसार करता है। तो भाई जो भी हमारे पास संसाधन है हम अपने लक्ष्य और जरूरत के आधार पर ही उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, पार्क सभी के लिए खुला है लेकिन कोई उसमें दौड़ता है, कोई टहलता है, कोई बैठकर बातें करता है, मतलब उपयोग सभी का अलग अलग है। तो भाई संसाधन की जो उपयोगिता होती है वो अलग अलग होती है सभी के लिए। दूसरा, सुलभता, संसाधन कितनी आसानी से हमें मिल सकता है, ठीक है। तो संसाधन कितनी आसानी से मिलता है, कुछ लोगों को कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है जबकि दूसरों को बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये भी एक चीज है संसाधन के अंदर। जैसे पैसा, धन की बात करें तो हमारे हर किसी के पास बराबर नहीं होता। तो भाई पैसा जो है हर किसी के पास आपको बराबर नहीं देखने को मिलेगा। किसी के लिए कार खरीदना आसान होता है तो किसी के लिए साइकिल भी मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये भी हम संसाधन की एक विशेषता देख सकते हैं। फिर आता है विनिमयता, हर संसाधन का कोई विकल्प होता है। तो हर संसाधन जो हमारे पास है उसका कोई ना कोई विकल्प है। हर एक चीज नहीं मिलती तो हम कोई दूसरी चीज चुन सकते हैं, ठीक है। यानी हर एक संसाधन है उसका कोई ना कोई विकल्प मौजूद होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कार नहीं है तो आप बस, ऑटो, साइकिल या टैक्सी से यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई आपके पास अपनी कार नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आपके पास बहुत सारे और सारे जो विकल्प मिल जाएंगे, जैसे बस मिल जाएगी, वहां जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, आप ऑटो से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। तो इसलिए कहता है भाई जो भी संसाधन होते हैं उनके क्या होते हैं, बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, ठीक है ना, उनमें विनिमयता होती है। चौथा आता है प्रबंधनीयता, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि वे सीमित होते हैं, ठीक है। तो संसाधनों को भाई बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, उनको प्रबंधन के आधार पर इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा प्रबंधन करने से हम संसाधनों को लंबे समय तक बचा सकते हैं, यानी अगर हम अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं तो हमारे पास जो सामान है, जो संसाधन है, वो लंबे समय तक हमारे पास रहेगा। उदाहरण, जरूरत भर की बिजली इस्तेमाल करना, बेवजह लाइटें या पंखा ना चलाना,
इससे पैसा भी बचेगा और संसाधन भी बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए भाई, जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम क्या करें, बचा के रखें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करने से भाई धन की भी ज्यादा हानि होगी और वो संसाधन भी कम पड़ेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन। अब संसाधनों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे समय हो गया, पैसा हो गया, सामग्री हो गई या लोग हो गए, वे सीमित होते हैं। ठीक है, तो हर चीज जो हमारे पास है, हर संसाधन जो है आज के टाइम में सीमित है, इसलिए उन्हें सोच समझकर और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अपने लक्ष्य जल्दी और अच्छे से पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना भाई, जो भी हमारे संसाधन है उनको सही से इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको जल्दी और आसानी से पूरा कर सकें। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपनी कमाई का बजट बनाकर खर्च करता है, ये अच्छा प्रबंधन है। ठीक है, मान लीजिए आप पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे को एक बजट के आधार पर खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत अच्छी चीज है। क्यों क्यों इससे क्या होगा भाई कि आप अभी के भी अपने खर्चे पूरे कर लेंगे और भविष्य में कुछ बचत कर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उस पैसे का भविष्य में भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बिना सोचे पैसे खर्च करता है तो ये क्या होगा, दुरुपयोग होगा। और कोई पैसा कमा रहा है, वो क्या कर रहा है भाई, बिना सोचे समझे उस पैसे को खर्च कर रहा है, तो इससे क्या होगा भाई, आज वो सारे पैसे खत्म कर देगा और भविष्य में जब उसको जरूरत पड़ेगी तो पैसा उसके पास नहीं होगा, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रबंधन प्रक्रिया के 5 मुख्य चरण होते हैं, तो प्रबंधन 5 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला आपका आता है नियोजन, यानी किसी भी काम को करना है तो उसके लिए नियोजन करना जरूरी है। फिर उसका आयोजन करना होता है, फिर उसका कार्यान्वयन करना होता है, फिर उसके बाद उसको नियंत्रण करना होता है, फिर बाद में उसका मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस जो होती हैं जब भी हम किसी भी संसाधन का या कोई भी प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है नियोजन। तो नियोजन क्या होता है, तो सबसे पहला कदम जो है, क्या करना, कैसे करना, कब करना, यह तय करना होता है। तो नियोजन के अंदर क्या होता है भाई कि आप नियोजन करेंगे भाई, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्या, अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नियोजन में सबसे पहले आपको जो भी कार्य करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे। तो नियोजन में पूछे जाने वाले सवाल हमने देखे कुछ होते हैं, जैसे मेरी अभी की स्थिति क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है, कितना समय लगेगा, कैसे पहुंचा जाएगा। ठीक है, तो नियोजन में ये सवाल पूछे जाते हैं सबसे पहले अगर आप कोई भी नियोजन कर रहे हैं तो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर 2 महीने बाद स्कूल में वार्षिकोत्सव है, ठीक है, तो अब हम तय करेंगे कि उसे सफल बनाने के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, तो नियोजन ये है भाई कि हमारे पास 2 महीने का वक्त है और हमें क्या करना है, वार्षिकोत्सव मनाना है। ठीक है, एनुअल डे मनाना है। अब उसे हम कैसे मनाए, तो इसके लिए बहुत सारे आपके मन में सवाल आएंगे और आप क्या करेंगे, उन्हीं सवालों से कुछ योजना बनाएंगे। ठीक है ना, प्लानिंग करेंगे। फिर प्लानिंग के बाद आयोजन करेंगे आप उसका, यानी आयोजन को अमल में लाने के लिए व्यवस्था करना। तो आयोजन क्या होता है भाई, जो भी आपने प्लानिंग करी है अब क्या करेंगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी आयोजन करेंगे। जो संसाधन चाहिए जैसे जगह, कुर्सी, डेकोरेशन, खाने की व्यवस्था या अतिथि, उन्हें इकट्ठा करना और बांटना। तो आयोजन में क्या होता है भाई कि जो भी आपने योजना बनाई थी अब उसको आपको क्या करना है, ठीक करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है उनको इकट्ठा करना है। ठीक है, उदाहरण, वार्षिकोत्सव के लिए जगह बुक करवाना, कुर्सियां लाना, डेकोरेशन का सामान खरीदना और कार्यक्रम तय करना। तो ये सारा किसके अंदर आएगा, आयोजन के अंदर आएगा। फिर आता है कार्यान्वयन, यानी इम्प्लीमेंटेशन आता है कि भाई किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। जो योजना बनाई थी उस पर काम शुरू करना। ठीक है, तो योजना बन चुकी है, उस पर क्या करना है, काम शुरू करना है। यानी असली दिन जब काम होता है उसे कार्यान्वयन कहते हैं। यानी इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, जिस दिन आपको वो काम करना है। आपने योजना बना ली है, अब उस योजना को क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। उदाहरण, वार्षिकोत्सव का असली दिन, यानी जिस दिन वार्षिकोत्सव है, जब कार्यक्रम हो रहा है। फिर आता है नियंत्रण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यह देखना कि काम योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। तो आपने जो भी योजना बनाई थी उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं नहीं, ये चीज इसके अंदर देखनी होती है। अगर कोई गलती हो रही है तो उसे तुरंत सुधारना। ठीक है, तो ये एट ए टाइम होता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई गलती होगी इस आयोजन में तो आपको तुरंत क्या करना होता है, उसको सुधारना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक अतिथि ज्यादा आ गया तो तुरंत खाने, उपहार, बैठने की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, नियंत्रण रखना भी जरूरी है कि मान लीजिए आपने जो भी संसाधन इकट्ठा किए थे, अब एक व्यक्ति के ज्यादा आने से वो संसाधन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वो संसाधन उस व्यक्ति को भी तो पहुंचाने ही है ना, क्योंकि वो भी तो अतिथि है। तो उन सब चीजों का इस्तेमाल कराना, जल्दी से जल्दी उन सब चीजों को लेकर आना, ठीक है, और उनको देना, ये सारी चीजें जो किसके अंदर आती है, नियंत्रण के अंदर आती है। ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं।
फिर आता है मूल्यांकन। यह देखना कि जो काम किया गया वो कितना सफल रहा। तो लास्ट में भाई जो लास्ट पॉइंट होता है वो यही होता है कि जब पूरा कार्यक्रम हो जाता है तो आप उसमें मूल्यांकन करते हैं कि कितना सफल रहा, क्या हमने अपना लक्ष्य पा लिया, यानी जो हमने सोचा था कि भाई बिल्कुल अच्छे से आयोजन हो जाएगा वो हुआ, क्या हुआ कमी रह गई तो क्या कुछ कमी रह गई, ये उस पर ध्यान देखेंगे हम। भविष्य में क्या सुधार किया जा सकता है, तो भविष्य के लिए भाई किन चीज़ों में कमी रहेगी उसको अच्छे से सुधार करेंगे, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो उदाहरण के तौर पर वार्षिक उत्सव के बाद ये जांचना कि सब सही से हुआ या नहीं, अगर कुछ दिक्कतें आई तो अगली बार जो है उन्हें कैसे सुधारें, तो ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो भाई हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो भी चीजें हमने करी थी अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो भविष्य में ये कमियां ना हो। ठीक है, तो ये जो 5 जो है वो प्रोसेस होते हैं किसी भी प्रबंधन के लिए। अगर कोई भी संसाधन प्रबंधन कर रहे हैं, कोई भी प्रबंधन कर रहे हैं, तो उसमें ये 5 चीजें जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।